नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा जनपद स्थित प्रसिद्ध जागेश्वर धाम का दौरा किया। खटीमा से गुरड़ा बांज हेलीपैड पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने जागेश्वर धाम पहुंचकर भगवान महादेव की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मिशन से जुड़े कार्यों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर संस्कृत विभाग निदान उत्तराखंड शीर्षक से 9 दिवसीय भव्य सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन 1 से लेकर 9 नवंबर तक देहरादून में किया जाएगा। और ये आयोजन उत्तराखंड की लोक संस्कृति, कला, संगीत, नृत्य और साहित्य की समृद्धि परंपराओं को जन जन तक पहुंचने का एक अनोखा प्रयास है। कार्यक्रम में प्रदेश भर के लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से लोक जीवन की झलक पेश करेंगे। साथ ही पैनल डिस्कशन, नाट्य मंचन, लोक वादन और साथ ही साथ प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देवभूमि की सांस्कृतिक आत्मा को सजीव किया जाएगा। जैसा आपको विदित है कि राज्य की 25वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं और इस अवसर पर संस्कृति विभाग हिमालयी राज्यों का संगीत, कला और संस्कृति का एक बड़ा महोत्सव का आयोजन कर रहा है। गढ़ी कैंट में जो हमारा ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स है उसमें हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में यह उत्सव होगा। इस उत्सव के हमने 4 पहलू रखे हुए हैं। एक तो हमारी हिमालयन हाट है। हिमालयन हाट में विभिन्न राज्यों के और उत्तराखंड के जो हमारे उत्पाद हैं, खान पान से लेकर साहित्य है, कला है, वस्त्र परिधान है, उनकी एक प्रदर्शनी और बाजार लगेगी। उसके साथ साथ हम लोग कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, थिएटर और माटी कला पे कार्यशाला कर रहे हैं। लाइव वर्कशॉप्स होंगी जो हमारे छात्र छात्राएं हैं या जो सीखना चाहते हैं उनके लिए। उसके साथ साथ हमारे विभिन्न हिमालयी राज्य जो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं उनके जो फोक संगीत है उसकी प्रस्तुति होगी हमारे एम्फी थिएटर में। कुछ विषयों पे हम लोग टॉक शोज करेंगे जिसमें उत्तराखंड में भाषा और संस्कृति, उत्तराखंड और सिनेमा, खान पान, उत्तराखंड और थिएटर, इन विषयों पे हमारी टॉक शोज होंगे। और उसके साथ साथ सायकालीन सत्र में जो हमारा इंडोर ऑडिटोरियम है उसमें वृहद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे राज्य के जो कलाकार हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा, विभिन्न राज्यों के कलाकारों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा और इसके साथ साथ जो शास्त्रीय जो हमारी कला है उस विधा के हमारे बहुत से जाने माने कलाकार इसमें शिरकत कर रहे हैं। पद्म भूषण। उत्तराखंड के खटीमा मेला घाट, खिलाड़िया के अंदर और बग्गा बदिया सहित विभिन्न छठ घाटों पर लोक आस्था का महापर्व छठ बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। घाटों पर भव्य सजावट और दीपों की रोशनी से पूरा वातावरण आस्था के ओत-प्रोत हो गया और व्रती महिलाओं ने 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हुए उगते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। इस दौरान विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने भी घाटों का भ्रमण किया और श्रद्धालुओं से मुलाकात की और प्रदेशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। ये हमारा छठ पूजा हमारे पूर्वांचल का बहुत बड़ा त्यौहार है। सबसे बड़ा त्यौहार यही है हम पूर्वांचल वालों के लिए। ये छठ पूजा का जो व्रत होता है ये हमारा 36 घंटे को होता है। ये व्रत हम अपने परिवार की सुख शांति के लिए और संतान प्राप्ति के लिए, अपने पति और बच्चों की दीर्घ आयु के लिए हम ये व्रत रखते हैं। ये जो हमारा छठ माह का पर्व है ये 4 दिन का होता है। पहले दिन हमारा होता है नहाए खाए, दूसरे दिन होता है खरना, तीसरे दिन होता है जो हम जाते हैं छठ घाट तो डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और चौथा दिन जो होता है वो हम जाते हैं और
यहाँ पे उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं पानी में। लोग 4 बजे 5 बजे ऐसे करके जिसको संतान की प्राप्ति चाहिए होती है, जिसकी कोई भी मन्नत हो, वो पूरा अपनी छठ माँ से मांगने के लिए वो 4 बजे 5 बजे पानी में, ठंडे पानी में खड़े हो जाते हैं। और इस छठ पूजा के पर्व को मनाते हुए हमें बहुत खुशी होती है, बहुत चाव से मनाया जाता है ये चीज़ हमारे वहाँ पे। बहुत खुशी देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है, मतलब अब मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है कि किस तरीके से मनाया जाता है पूरे यूपी बिहार और पूर्वांचल के इसमें। ये बहुत बड़ा हमारे लिए छठ पर्व जो है बहुत बड़ा है। आज छठ महापर्व है। पूरे हिंदुस्तान में छठ को बहुत जोर शोर से मनाया जा रहा है और हमारे खटीमा में भी चारों ओर छठ माई की कृपा है और चारों ओर छठ का पर्व मनाया जा रहा है। ये भगवान सूर्य की आराधना का त्यौहार है और सूर्य ही एक, हम जो देवताओं को पूजते हैं उनमें सूर्य जो है, जो हमें प्रतिदिन हर व्यक्ति को, हर किसी को कुछ न कुछ लाभ जो दे रहे हैं वो सूर्य देवता दे रहे हैं। तो साक्षात सूर्य के पर्व है, इसको चार के साथ सब लोग मना रहे हैं और हम छठी माई से प्रार्थना करते हैं कि पूरे देश में, प्रदेश में, क्षेत्र में खुशहाली आए, सुख समृद्धि आए, सब तरक्की करें, सब स्वस्थ रहें, सबके सब एक दूसरे के प्रति प्रेम और सौहार्द के साथ रहें। देहरादून के डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के थाने के अंदर लेखक गांव में 350 साल पुराने प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण कर भगवान श्री नरसिंह की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से की गई। बद्रीनाथ से आए विद्वान ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ये अनुष्ठान संपन्न किया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने पूजा अर्चना में भाग लेते हुए कहा कि ये आयोजन क्षेत्र की आस्था और परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर पुनर्निर्माण समिति और ग्रामीणों को इस पुण्य कार्य के लिए बधाई दी। 3, 4 और 5 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला और संस्कृति का महोत्सव है और ये हमारे लिए बहुत सुखद है कि उस महोत्सव से पहले जहां लगभग 60 से अधिक देशों के लोग यहाँ पर लेखक गांव में अपना प्रतिनिधित्व करेंगे और देश के कोने कोने से सभी साहित्यकार आएंगे, लेखक आएंगे, विचारक आएंगे, चिंतक आएंगे। वहाँ उसकी पूर्व संध्या पर ही कहूँगा कि आज ये महोत्सव, नरसिंह भगवान जी का महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि लगभग 350 वर्ष पुराना ये जो वैश्य समाज का देवता, उनका कुल देवता है, इसका जीर्णोद्धार करने का सौभाग्य लेखक गांव के माध्यम से राजन गोयल और इनके परिवार को सुखद अवसर मिला है और आज नरसिंह भगवान जी की एक भव्य मूर्ति की यहाँ पर स्थापना हुई है। राजधानी देहरादून में किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह पुंडीर ने अपने आवास पर पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर जोगेंद्र सिंह पुंडीर ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया और सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि बृजभूषण सिंह का अनुभव और जनसेवा के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणादायक है। सभी यहाँ पर उपस्थित है। साथ ही उन्होंने प्रदेश के विकास और जन कल्याण के मुद्दों पर मार्गदर्शन देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड में इस बार दीपावली पर दियों के साथ शराब की बिक्री ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है। आबकारी विभाग के अनुसार त्योहारों के 15 दिन में राज्य में शराब की बिक्री 400 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई, जो कि पिछले वर्ष से करीब 25% अधिक है। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर और उधम सिंह नगर जैसे शहरों में शराब दुकानों के बाहर लंबी कतारें लगी रही। बियर, वाइन और विस्की तीनों कैटेगरी में बिक्री के सारे रिकॉर्ड टूट गए। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि इस बार राजस्व में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देखिए, दीपावली पर हर बार
प्रत्येक वर्ष अधिक सेल होती है, लेकिन इस बार के जो आंकड़े हैं वो पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक आए हैं। लगभग 25% की बिक्री हमारी 25% अधिक की बिक्री हुई है, जिससे 367 करोड़ का राजस्व को सीधे सीधे हमारा राजस्व आया है। तो ये ट्रेंड जो दीपावली के हैं ये पूरा ओवरऑल ट्रेंड दिखा रहे हैं कि हमारा ट्रेंड बढ़ रहा है। और हमारी पेटियां भी जो जैसा कि मैंने बताया 3.2 केसेस अभी तक ज्यादा लाख केसेस अभी तक बिक चुके हैं ज्यादा, तो वो लगभग 10 लाख केस अगर ज्यादा बिकते हैं तो हम जो हमारा टारगेट है उसको पूरी तरह से अचीव कर पाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 नवंबर को प्रस्तावित हरिद्वार दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। मंगलवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पतंजलि योगपीठ विश्वविद्यालय परिसर और हेलीपैड क्षेत्र का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को हेलीपैड के अंदर हेली लैंडिंग, लाइटिंग, विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा इंतजाम समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही वीवीआईपी मार्ग, आवास, चिकित्सालय और सेफ हाउस का भी जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में मंगलवार को एससी सिटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता और अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, पीड़ितों को राहत और साथ ही साथ पुनरावास सहायता की प्रगति तथा दर्ज प्रकरणों की समीक्षा भी की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि एससी सिटी वर्ग के सशक्तिकरण के लिए सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिनकी जानकारी हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश भी दिए। जिला स्तरीय अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण की जो समिति है उसके पूरी डिटेल्ड बैठक हुई और इसमें हमारे जो भी नॉन गवर्नमेंटल मेंबर्स थे, काफ़ी जो समाज के लोग थे, उनके भी सुझाव बहुत इंपॉर्टेंट प्राप्त हुए और उनको पूरी डिटेल से जानकारी भी दी गई। जो भी हमारी सरकार द्वारा SC ST के हित के लिए जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, अगर उन पे कोई अत्याचार होता है तो उसमें किस प्रकार से FIR करने पर या उसके बाद में किस प्रकार से कुछ जो धनराशि दी जाती है, जो हमारी छात्रवृत्ति आदि की योजनाएं हैं, उसके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा हुई और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स भी वो संज्ञान में लेकर आए, जिसके सुझाव के रूप में जो हम लोगों ने अपने मिनट्स में भी इशू किया है और आगे भी इसकी बैठक कंटिन्यूअसली कराई जाती रहेगी, जिससे कोई भी अगर छोटे मोटे भी इश्यूज आते हैं तो वो तत्काल हम लोगों के संज्ञान में आ सकें और उस पर त्वरित कार्रवाई भी की जा सके। रुड़की को एक नई सौगात मिली है। इब्राहिमपुर क्षेत्र में नगर निगम ने एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी कि ABC सेंटर की शुरुआत की है। इसका शुभारंभ मेयर अनीता देवी अग्रवाल और मुख्य नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी ने किया। इस सेंटर का उद्देश्य शहर में बढ़ रही आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित के अंदर करना था और पशु कल्याण को बढ़ावा देना था। यहाँ पर नसबंदी, टीकाकरण, उपचार और भोजन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मेयर ने कहा कि ये कदम जन सुरक्षा और पशु संरक्षण दोनों के लिए अहम है और इस मौके पर नगर निगम अधिकारी और कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। वो सभी को बधाई और बस सभी अपने अपने रुड़की को, पूरे शहर को डॉग्स के लिए सभी यहाँ पे अपना नसबंदी के लिए आए और सभी अपना इस यहाँ पे लेके आए सभी लोग। बहुत लोग परेशान थे, बस अभी परेशानी का खत्म हो गई। बहुत हमले भी हुए हैं, हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन चीज़ों को लेकर के आ गई, उन चीज़ों पर लगाम लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अब यहाँ पे बिल्कुल ये नसबंदी होएगी। यहाँ पे सभी वार्डों के, सभी शहर के यहाँ पे लाए, यहाँ पे सभी पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे तो अभी देखो पूरी टीम लगी हुई है, पूरी टीम अच्छे से व्यवस्था की गई है, तो सभी पूरी सुरक्षा लगी हुई है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारी निगम की पूरी जाएगी गाड़ी, सभी डॉग्स आएंगे, पूरी टीम लगी हुई है, तो वो पूरी व्यवस्था की जाएगी उनकी। युवा कल्याण विभाग की ओर से विकासखंड पौड़ी में 2 दिवसीय युवा महोत्सव का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख
अस्मिता नेगी की तरफ से किया गया और यहाँ पर ये मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने और आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर देते हैं। पहले दिन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, जबकि दूसरे दिन लेखन, चित्रकला और कहानी लेखन प्रतियोगिताएं होंगी। विजेताओं को जिला और राज्य स्तर पर प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम में छात्राओं, अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों की उत्साहपूर्वक भागीदारी रही। आज युवा कल्याण द्वारा युवा महोत्सव का जो प्रोग्राम रखा गया है, ये बहुत ही अच्छा युवाओं के लिए प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि युवाओं ने, युवा महिला कह सकते हैं, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और बहुत ही एक अच्छा उत्साह उनको देखा गया है और सभी के लिए मैं शुभकामनाएं करती हूँ। युवा कल्याण द्वारा आज युवा महोत्सव का 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि आज लोक नृत्य और लोकगीत का कार्यक्रम था। ये युवाओं के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है उनकी अंदर की कला को जो है प्रदर्शित करने का। और कल इसमें कहानी लेखन, भाषण, चित्रकला जैसी प्रतियोगिताएं हैं। सब महिलाओं मतलब युवा महिलाओं ने इसमें बहुत ही अच्छे से बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और सभी को देखकर लग रहा है कि सभी बहुत उत्साह के साथ साथ उनको एक बहुत अच्छा मौका मिला है उनकी योग्यताओं को निखार कर दिखाने का। प्रतिवर्ष युवा कल्याण विभाग द्वारा ये युवा महोत्सव विकास खंड से, जिला स्तर से और राज्य स्तर तक की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और अंत में राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से ही प्रतिवर्ष जो युवा कल्याण विभाग इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित करता है। इस विकास खंड में ये 2 दिवसीय प्रतियोगिता संपादित की जानी है। आज लोक नृत्य और लोकगीत की प्रतियोगिता यहाँ आयोजित की जा रही है और कल यानी कि 28 तारीख को भाषण, कविता लेखन, कहानी लेखन, चित्रकला ये प्रतियोगिता है कल यहाँ पर आयोजित की जानी है। विकासखंड से जो चयनित प्रतिभागी जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे उनको जनपद स्तर पर प्रतिभा करने का मौका मिलेगा और उसी प्रकार जब जनपद में जो विनर रहेंगे उनको राज्य स्तर पर रजत जयंती के अवसर पर देहरादून पर उनको प्रतिभा करने का अवसर दिया जाएगा। और अगर जो दल सांस्कृतिक युवा दल वहाँ भी प्रथम स्थान प्राप्त करता है अपने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा। नैनीताल जनपद के कोटाबाग ब्लॉक में युवा कल्याण विभाग की ओर से भव्य युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत और ब्लॉक प्रमुख मनीषा जंतवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनमें कि लोकगीत और लोक नृत्य जो है वो मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी बीना जोशी ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना और उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और स्थानीय लोग भी उपस्थित थे। मैं क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी कोटाबाग और हम युवा महोत्सव का आयोजन करते हैं। हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव होता है। उससे पहले इस तरह से क्षेत्रीय लेवल से मतलब ग्राउंड लेवल से जो प्रतिभाएं हैं उनको नेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए इस तरह से आयोजन किए जाते हैं। तो आज हमने ब्लॉक लेवल पे किया है। हर ब्लॉक में होते हैं युवा महोत्सव के आयोजन और ब्लॉक लेवल के बाद फिर जिले स्तरीय होती है ये प्रतियोगिता। इसमें सांस्कृतिक जो है हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम सबसे ज़्यादा प्रयासरत रहते हैं, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद से फिर होगा राज्य स्तरीय होगा युवा महोत्सव। फिर जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो अगले साल 2026 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल के नेतृत्व में युवा महोत्सव का सुंदर आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए समस्त विभिन्न प्रकार के स्कूलों से आए हुए छात्र छात्राओं ने अपना सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ दिखाया गया, जिससे बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनी रहती है। रुड़की के मंगलौर में आयोजित लिबरेरी सहकारी गन्ना विकास समिति की 5वीं वार्षिक सामान्य निकाय बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वामी यतीश्वर आनंद ने मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर शिरकत की। बैठक में किसानों के हितों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए और समिति अध्यक्ष नीशू राठी ने 2023, 2024, 2025-26 के वित्तीय वर्ष का आय व्यय विवरण प्रस्तुत किया और किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के सुझाव दिए। स्वामी यतीश्वर आनंद ने
समिति के पारदर्शी प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी की सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। आज गन्ना समिति लिब्बा रेड्डी की हमारी जो वार्षिक बैठक थी वो बहुत ही सकारात्मक संपन्न हुई और उसमें कई प्रस्ताव हमारे किसानों ने दिए हैं और उनके सुझाव बहुत अच्छे थे किसानों के हित में। हम लोग उन प्रस्तावों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय मंत्री से मिलेंगे ताकि उन सुझावों पर काम किया जा सके। जो हमारा गन्ना समिति लिब्बा रेड्डी है ये बहुत ही पारदर्शिता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ किसानों की मदद करती है, किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देती। उसको भी हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। जब ज़मीन मिलेगी तो हमारे अध्यक्ष जी भाई किरण जी तुरंत उस काम को करवाने का काम करेंगे। कितना उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं समिति द्वारा? समिति ने जो मील में जो पानी की व्यवस्था होती है, गर्म पानी की, किसानों को कोई दिक्कत ना हो, वार्ड हो, वो ठीक करा दिए गए हैं और पर्ची उन्हें समय से मिलती रहेगी, उन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और जैसे कि आज बताया गया है कि गन्ने के मूल्य को भी बढ़ाया जाएगा तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। उसको भी ओपन करके यहाँ सबके सामने रखा और सभी ने उसे सर्वसम्मति से पास किया और बस और क्या ही गए। केंद्रों को लेकर बात चल रही थी कि घटतौली को लेकर, घटतौली पर निश्चित रूप से स्वामी जी का आदेश हो गया। अब घटतौली इस साल अगर हुई कहीं तो आप मुझे बताना। अच्छा, बंटवारे को लेकर लक्सर के बहादुरपुर गांव में हुए अशोक सैनी हत्याकांड मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर सैनी समाज और भारतीय किसान यूनियन क्रांति द्वारा घोषित धरना फिलहाल स्थगित किया गया है और एसपी देहात चंद्रशेखर जुयाल के आश्वासन के बाद यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी ने आंदोलन टालने का फैसला किया। पिछले साल हुए इस हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों के साथ साथ पीड़ित पक्ष पर भी मुकदमे दर्ज किए थे, जिसके विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। द्वारा मांगे मान लिए जाने पर यूनियन ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। सबसे पहले तो मैं समाज के और संगठन के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। उसके बाद मैं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो 27 अक्टूबर को हमारा धरना प्रदर्शन लक्सर कोतवाली में होने जा रहा था, ये बहुत बड़े स्तर पर होने जा रहा था। हजारों के ट्रैक्टर की संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टर आते हैं और ये एक बहुत बड़ा जो है धरना स्थल बनता और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की सूझबूझ से ये कार्यक्रम जो है एक मीटिंग के माध्यम से 3 बार मीटिंग रुड़की एसएसपी महोदय के कार्यालय में हुई, लक्सर कोतवाली में हुई और सभी लोगों ने इसमें सकारात्मक बात की और लगभग संगठन के सभी और सैनिक समाज के सभी मुद्दों को माना गया। पीढ़ी परिवार को राहत दी गई, संगठन पर लगे झूठे मुकदमों को वापस लिया गया और पूर्ण से मैं एक बार सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। और जैसे कि हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष भाई ज्योति सिंह जी ने कहा है कि 2 साल से गन्ने मूल्य नहीं बढ़ा है। गन्ना मूल्य को लेकर गन्ना फैक्ट्री जो हमारी शुगर मिल लक्सर है, इसके गेट पर जल्दी ही एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसकी घोषणा हम 1-2 दिन बाद अपने पदाधिकारियों से वार्ता करने के बाद कर देंगे। और सरकार से यही अपील करते हैं कि गन्ना मूल्य बढ़ा दो, किसानों की जो परीक्षाएं लेना बंद कर दो। अगर किसान अपनी पर आ गए तो उतरना और चढ़ना भारी हो जाएगा। जय जवान जय किसान। महत्वपूर्ण ढंग से उन्होंने जो रखा था उन्होंने फॉलो अप कर दिया, ये मैं उनको धन्यवाद अदा करूंगा, क्योंकि आजकल कि ऐसा भी नहीं कि किसान लोग वहाँ बैठे खेतों में काम है, तो एक अच्छी समझ से उन्होंने निर्णय लिया है। बाकी हमारे पार्ट से जो हमने आश्वासन दिया उसमें हम काम करेंगे। नैनीताल में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से ही ठंड ने दस्तक दे दी है और तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार ला नीना के प्रभाव के चलते प्रदेश के अंदर कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। एरिज निदेशक डॉक्टर मनीष नाजा ने बताया है कि इस वर्ष ठंड सामान्य से पहले शुरू हो गई, जिससे कि उत्तर भारत में शीतलहर चलने की संभावना है। वैज्ञानिक लगातार मौसम पर नजर बनाए हैं। बहुत ही अच्छा वेदर है। यात्री लोग को मैं निवेदन करूँगा क्या है नैनीताल में जो ठंड है वो सहने लायक है। बहुत ही अच्छा मौसम है। कल धूप निकलता है, धूप थोड़ा कम है, फिर भी अच्छा लग रहा है। हम लोग अभी तुरंत लेक में वो करें। तो जो भी आएगा प्लीज़ सब लेके आना और
बोटिंग एंजॉय करना इधर बहुत सारा मॉल भी तुम घूम सकते हो और बोटिंग क्लाउड्स देख सकते हो, ऊपर जाके पूरा नैनीताल का पिक्चर भी आप ले सकते हो। और हम अभी रोपवे में जाएंगे तो वो भी इंजॉय करेंगे। बिल्कुल ठंड है इसलिए जैकेट पहनी हुई है। मैं उधर भी मैंने फ़ोटो नहीं खिंचाया था क्योंकि इतनी ठंड लग रही थी। सर, मौसम का मिजाज बदल रहा है धीरे धीरे, नैनीताल या पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ रही है, तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या संभावनाएं बन रही हैं मौसम की, क्या किस तरीके से ठंड पड़ेगी और किस तरीके से बर्फबारी हो सकती है? मैं इसमें जैसे आप सब लोग फील भी कर रहे हैं, ठंड थोड़ी सी जल्दी आ गई है और इस बार संभावना है कि ठंड शायद ज़्यादा पड़े, ये हमारा सोचना है। एग्जैक्ट प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कब से एकदम ठंड बढ़ेगी, क्या होगा, लेकिन हाँ एक ओवरऑल जो एटमॉस्फेरिक प्रोसेस के हिसाब से ठंड इस बार ज़्यादा पड़ेगी। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।